गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स देखेंगे। जितने भी अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स न्यूज हो, कोई ऑबिचरीज हो, अवार्ड्स हो, कोई रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, कोई कमेटीज हो। हर चीज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। The first we are discussing national news. The first news is very important. The most important news of this month is India's first water bodies census. So भारत में पहली बार वाटर बॉडीज का सेंसस हुआ है। जैसे हम पॉपुलेशन का, आबादी का जनगणना करते हैं, वैसे ही वाटर बॉडीज की सेंसस की गई है, काउंटिंग की गई है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ये जो सेंसस है, इसके अंडर वाटर बॉडी की क्या डेफिनेशन है कि चाहे कोई नेचुरल है, चाहे कोई मैन मेड यूनिट है, उसको आप इरिगेशन के लिए यूज करते हो, पानी स्टोर करने के लिए यूज करते हो, इंडस्ट्रियल यूज करते हो, कोई डोमेस्टिक ड्रिंकिंग, हर चीज को उन्होंने वाटर बॉडी में इंक्लूड किया है। इस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 59.5% पॉन्ड्स है, यानी कि तालाब है, टैंक्स है 15.7% और रिजर्वायर्स है 12.1%। आप इतना याद, कम से कम ये तीन तो आप याद रखो। इसके अलावा इंडिया में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, और जो सबसे कम है वो है सिक्किम में। सिक्किम में सिर्फ 134 है और वेस्ट बंगाल में 7.47 लाख है। इसकी और डिटेल हमने वीकली करंट अफेयर में भी डिस्कस की थी, एक शॉर्ट वीडियो में भी। आई होप आपने वो देखी होगी। नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर आप देख सकती हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली जो यूएन की पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट एक रिलीज हुई है, उसके अकॉर्डिंग मिड 2023 तक इंडिया सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अगर हम टॉप 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज देखें कि 2023 के मिड तक सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 देश कौन से होंगे, पहला नंबर पर होगा इंडिया, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। और अगर हम बात करें ब्रिक्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आया था, अब यहाँ पे कटिंग भी देख सकते हो। तो ब्रिक्स में टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन 2023 का अगर डेटा देखें तो सबसे ज्यादा जो फर्टिलिटी रेट है पर वुमेन वो है साउथ अफ्रीका में, और इंडिया का है सेकंड नंबर पर। तो आपने ये 2 पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं। इसके अलावा जो आपकी डिटेल्स थी हमने वीकली में डिस्कस कर ली थी, वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ये एक रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हो वीडियो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, शी बिकेम थर्ड प्रेसिडेंट टू फ्लाई अ सॉर्टी ऑन सुखोई फाइटर जेट। तीसरी ऐसी प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने अकेले सुखोई फाइटर जेट में फ्लाई किया है। सो आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हम ये बात करें ओवरऑल, ये थर्ड नंबर की प्रेसिडेंट ऐसी बनी है, लेकिन अगर वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो वुमेन में ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है जिन्होंने ऐसा फाइटर क्राफ्ट में फ्लाई किया है। इसके बाद ये कौन सा फाइटर जेट था? सुखोई 30 MKI। ये आपको पॉइंट याद रखना है। कहां पर किया है? असम के तेजपुर एयरफोर्स में। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। तो इसके बाद अब इंडिया में टोटल 6 पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं। कौन कौन सी? बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एंड नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, और आम आदमी पार्टी यानी कि आप। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट जो सबसे ज्यादा याद रखना है, ध्यान में रखना है, कि 3 पार्टीज का नेशनल पार्टी का स्टेटस खो भी गया है, कि वो अब नेशनल पार्टी नहीं रही, पहले थी। कौन कौन सी? द तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। तो अभी टोटल 6 पार्टीज है, 3 का नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो खत्म हो गया है और एक को नया मिला है। आगे हम बात करते हैं डायनेमिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि 2023 में जिसके बारे में अनाउंसमेंट की गई है। सो इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का विजन है, क्या वो विजन उसका क्या है कि इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक लेके जाना बाय द ईयर ऑफ 2030। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसमें इंडिया ई कॉमर्स के पर भी उसमें ध्यान दे रहा है, और जो भी एक्सपोर्ट्स करेंगे ई कॉमर्स के थ्रू उनको भी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। क्योंकि जो फ्यूचर है, या अभी प्रेजेंट में भी ई कॉमर्स का काफी शेयर है और फ्यूचर भी आगे ई कॉमर्स का ही है।
आप लोग भी तो ज्यादा अभी ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हो ना कोई भी चीज, तो क्योंकि वो लोगों को कन्वीनियंट लगने लग गया है। आगे हम बात करते हैं जो FTP 2023 है उसके अंडर 4 नए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE भी अनाउंस किए गए हैं। कौन कौन से क्विकली देखते हैं। फरीदाबाद अपैरल्स के लिए, कपड़ों के लिए, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, मिर्जापुर हैंडमेड कारपेट्स के लिए जो गलीचे होते हैं, वाराणसी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऑलरेडी 39 थे, 4 और ऐड करके कितने हो गए, अब 43 हो गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस कितने हैं, 43। आगे हम बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की, NMNF की। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को फॉर्मुलेट किया है, जिसका एम क्या है कि जो भी किसान हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि आप केमिकल्स को ना यूज करो, केमिकल फ्री फार्मिंग करो, और इसके साथ साथ जो नेचुरल फार्मिंग है उसकी रीच को भी एक्सपेंड करना। जितने भी देश में नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक्स यूज होती हैं, सक्सेसफुल हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक उसको प्रमोट करना। इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्विकली। एक तो है ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग को प्रमोट करना, यानी कि जैसे हो गया, जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हो कि अगर कभी भी क्रॉप्स वगैरह की जो प्रोडक्शन है सही नहीं होती, तो किसान का जो इनकम है वो कुछ ना कुछ उसके पास सोर्स जरूर बचे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर को पॉपुलराइज करना, यानी कि क्रॉप्स की तो एग्रीकल्चर होगी, फार्मिंग होगी, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का मॉडल्स को भी वो करना, प्रमोट करना। बेसिकली इसमें एनिमल हस्बेंड्री के जो मॉडल्स है वो देसी काऊ और लोकल सोर्सेज के जो बेस्ड है उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ वही जो मैंने अभी बताया कि जो भी नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको कलेक्ट करना, वैलिडेट करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, अवेयरनेस रेज करनी कि नेचुरल फार्मिंग के क्या फायदे हैं, केमिकल्स के क्या नुकसान है, कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको करना, सर्टिफिकेशन करना प्रोसीजर्स की, और जो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स होंगे उनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए एक ब्रांडिंग करनी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, इंडिया ने रिसेंटली एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है जिसके अंडर टीबी के जितने भी केसेस प्रिवेलेंट हैं अभी हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा, और ऐसा करने वाला इंडिया सबसे पहला देश बना है पूरी दुनिया में जिसने कोई भी मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है टीबी केसेस के लिए। इसके अंडर टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं कि कितने केसेस है, कितनी डेथ्स हुई टीबी की वजह से, वो हर साल मार्च में अवेलेबल करवाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की एक लड़की अंजलि शर्मा, उन्होंने माउंट किलिमंजारो तक वह पहुंच चुकी है सक्सेसफुली, जो कि अफ्रीका में है। और यहाँ पर स्पेशल पॉइंट क्या है कि उन्होंने लुआंचारी ड्रेस पहनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो लुआंचारी क्या है, हिमाचल प्रदेश की ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, और ये ऐसी पहली लड़की बनी है जिन्होंने गड्डी कॉस्ट्यूम, लुआंचारी को गड्डी कॉस्ट्यूम भी बोलते हैं, उसमें ये चढ़ाई की, ये पहुंची है वहां पर। लुआंचारी हिमाचल प्रदेश की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें माउंट किलिमंजारो की, तो आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ये तंजानिया में है जो कि अफ्रीका में है। तंजानिया में लोग लेक विक्टोरिया भी है जो कि बहुत फेमस है, तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक विजन सेट किया है कि इंडिया को $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी, कीवर्ड क्या है, टूरिज्म इकोनॉमी, 2047 तक बनाना है। यानी कि 2047 तक जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन तक उसको डेवलप करना है। इससे क्या होगा, जो इंडिया अभी विजिट इंडिया ईयर 2023 भी ऑब्जर्व कर रहा है, इसी के लिए कि इंडियन जो टूरिज्म इतना यूनिक है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, उसको और ज्यादा अच्छे लेवल पर प्रमोट किया जाए और उसको इंडिया को स्मार्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कितने $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी का एम है, विजन है, और कौन से साल तक है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया की 3 यूनाइटेड नेशन बॉडीज में इलेक्ट हुए हैं इंडिया एज अ मेंबर। कहाँ पर, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में, कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ द जॉइंट यूएन प्रोग्राम ऑन HIV और एड्स, यानी कि UNAIDS, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो आपको तीनों बॉडीज के नाम ध्यान में रखने हैं।
इनकी डिटेल्स हमने कौन सी बॉडी का क्या मैंडेट है हम वीकली में डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इकोसॉक की भी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बॉडीज हैं। आगे बात करते हैं, इंडिया के यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया था कि इंडिया में एक एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनाया जाएगा। कहां पर? महाराष्ट्र के हिंगोली में। ये इसकी जो कॉस्ट है 2600 करोड़ होगी। ये कोई आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन अलग अलग उनमें कोलेबोरेशन होगी, यूएस की ऑब्जर्वेटरीज होंगी और बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी होंगे। बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा इंडिया के जो क्वांटम सेंसिंग है, इंडिया की मेट्रोलॉजी है, इस फील्ड में। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये पूरे दुनिया में थर्ड ऑफ इट्स काइंड होगी। पहले कहाँ पर है? एक तो है यूएसए में और एक है ल्यूजेनिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन लीगो है वो भी इन्हीं के साथ मिलकर एक ऐसे ही आप बोल सकते हैं इन्हीं के नक्शे कदम पर काम करेगी। इसका काम क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की तरह ये काम करता है। यहाँ पर पिक्चर लगाइए, इसकी और डिटेल हमने वहां पर डिस्कस की थी तो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं, इंडिया ने रिसेंटली पहले इंटरनेशनल समिट ऑन बुद्धिज्म होस्ट की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ इसमें 30 देशों से जो डेलीगेट्स हैं वो आए थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि चाइना भी बुद्धिज्म के फील्ड में, चाइना में भी काफी ये रिलीजन वहां पर प्रिवेलेंट है, फिर भी चाइना नहीं आया। इस समिट में सबसे ज्यादा जो डेलीगेट्स थे वो थे वियतनाम के और श्रीलंका के। थीम क्या था? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस। और इसमें किया क्या गया था, आजकल जितने भी चैलेंजेस हैं, बीट इन्वायरमेंटल क्राइसिस, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज हैं, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उनको बुद्धिज्म के रिलीजन या उनकी जो आप बोल सकते हैं फिलोसफी है उसके थ्रू सॉल्व कर कैसे वो हेल्प हो सकती है उसको डिस्कस किया गया। 4 इसमें थीम्स थे। और कौन कौन से? बुद्ध धर्म एंड पीस, बुद्ध धर्म इन्वायरमेंटल क्राइसिस, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, preservation of Nalanda Buddhist tradition and Buddhist pilgrimage, living heritage and relics। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। ऑपरेशन कावेरी बहुत न्यूज में रहा है। क्या है ये? ऑपरेशन कावेरी के अंडर इंडिया ने सूडान से जो भी वहां पर फंसे हुए इंडियंस थे उनको वापस इंडिया में वो लेके आए हैं। यहाँ पर हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था, 2 आपको जो इंडियन नेवल शिप्स हैं उनके नाम ध्यान में रखने हैं। एक तो आईएनएस सुमेधा और एक आईएनएस तेग, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो लोग फंसे हुए थे उसमें हक्की पिक्की कम्युनिटी के भी काफी मेंबर थे। तो आपको ध्यान रखना है कि हक्की पिक्की ट्राइब है वो वेस्ट एंड साउथ इंडिया में है, लेकिन ज्यादा ये फॉरेस्ट एरिया के पास रहती है। मेजोरिटी ऑफ द हक्की पिक्की ट्राइब इंडिया में रहती है कर्नाटका में। लेकिन अगर इनके रीजन की बात करें तो ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में इनका रीजन माना जाता है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली जो G20 की 3rd एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी भुवनेश्वर में, वहां पे ये डिस्कशन की गई है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ये जल्दी ही स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करने लगेगी एक आधार लिंक्ड यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम बनाने के लिए। बेसिकली क्या किया जाएगा, एक यूनिक आप बोल सकते हो कि उनका एक अकाउंट खोला जाएगा, एक एडू लॉकर नाम का जगह होगी जहां पर उनके जब से वो स्कूल स्टार्ट करेंगे टिल द टेक्निकल एजुकेशन, जब तक वो पढ़ते हैं उनका सारा डेटा यहाँ पर डिजिटली वो सेव कर सकेंगे। उनकी जर्नल टू प्रोफेशनल एंड एडिशनल कोर्सेज हर चीज इसमें जो रजिस्टर होगी। ये जो एडुलॉकर का है ये आधार के साथ लिंक किया जाएगा। ये रिसेंटली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें भी बात की गई थी कि स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, NETF और जो स्टूडेंट्स एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाना चाहते हैं उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक स्टूडेंट्स का बायोडेटा डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे और एक रजिस्ट्री हो जाएगी जो कि हाई ट्रस्ट बेस्ड होगी। अगर कल को आप प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जाते हो तो एक जगह कंपनीज भी एक्सेस कर पाएंगी। आगे बात करते हैं प्रयाग की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। प्रयाग की फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद हो गई तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि है क्या। जो यमुना रिवर है, गंगा रिवर है और उनकी सहायक नदियां हैं, उनकी
अच्छे से प्लानिंग मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स, उनके जो प्रोजेक्ट है उनकी अच्छे से प्लानिंग की जाएगी, मॉनिटर करे जाएंगे, उनकी वाटर क्वालिटी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे खराब होने से बचा सकते हैं, वो चीजों पर काम किया जाएगा। तो किस मिनिस्ट्री की है, क्या फुल फॉर्म है, क्या मैंडेट है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कॉल बिफोर यू डिग, सीबीयूडी ऐप की। सीबीयूडी ऐप क्या है? कॉल बिफोर यू डिग। ये जो माइनिंग होती है, डिगिंग होती है, खुदाई होती है, उससे पहले जो कंपनीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एनालिसिस करना पड़ेगा, असेसमेंट करनी पड़ेगी कि इस जमीन के नीचे जहां पर खुदाई की जा रही है उसके नीचे कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह तो नहीं है। उसके लिए ये जो ऐप एक बनाई जाएगी, ये जो ऐप है ये कंपनीज को एक आप बोल सकते हो डेटा प्रोवाइड करेगी कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं तो उसको खराब होने से, डिस्ट्रॉय होने से हम बचा सकते हैं। जो सीबीयूडी ऐप है किसने लॉन्च की है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर लाई करती है। आगे बात करते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग रिसेंटली जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन बना है? यूएसए। और फाइनेंशियल ईयर 2023 की हम बात कर रहे हैं। यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है चाइना और थर्ड नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। तो आपको तीनों ही ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है इजिप्ट ने रिसेंटली ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज ऑफिशियल मेंबर ज्वाइन कर लिया है। जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी है, ये कहाँ, ये जुलाई 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो इसकी आप बोल सकते हो कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो है चाइना के शंघाई में। तो पहले, इसके पहले, इजिप्ट से पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, इन कंट्रीज ने भी न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया था। और ब्रिक्स के कौन कौन से 5 मेंबर्स हैं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की। सो इंडिया और बांग्लादेश ने पहली फ्रेंडशिप पाइपलाइन स्टार्ट की है। ये जाएगी इंडिया के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के रंगपुर तक। 5 किलोमीटर ये इंडिया में होगी और ज्यादा हिस्सा इसका 126.57 किलोमीटर होगा बांग्लादेश में। टोटल ये जो है 131.57 किलोमीटर हो गई। और इस पाइपलाइन के थ्रू किया क्या जाएगा? इंडिया से बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा डीजल। तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इससे ज्यादा डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप वहां पर देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने एक डेटा दिया था जिसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले 5 सालों में पूरे दुनिया के जीडीपी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करेगी वो कौन सा देश करेगा? चाइना। इसका जो शेयर है वो यूएसए से भी ज्यादा, डबल हो जाएगा। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है आईएमएफ की, उसके डेटा के अकॉर्डिंग ब्लूमबर्ग एक रिपोर्ट देती है। उसने क्या बताया है कि जो चाइना का शेयर है ग्लोबल जीडीपी एक्सपेंशन में, वो 2028 तक वो पूरे दुनिया का 22.6% है वो रिप्रेजेंट करेगा। इट्स अ ह्यूज ह्यूज डील। और इंडिया की क्या पोजीशन होगी? सेकेंड पोजीशन होगी। और यूएसए की कितनी पोजीशन होगी? इसके बाद थर्ड पोजीशन होगी। तो आपको ध्यान में रखना है तीनों, चाइना, इंडिया और यूएसए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएफ हाइड्रा की। एमएफ हाइड्रा क्या है? दुनिया का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी है। लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाली फेरी है। यहाँ पर इसकी पिक्चर भी है। ये जो कहाँ पर ऑपरेशनल हुई है? नॉर्वे में। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो फेरी है ये जीरो एमिशन जर्नी कवर करेगी। एक स्टार्टिंग में ट्रायंगुलर रूट पे, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कहाँ पर है? नॉर्वे में। इसका पावर का क्या सोर्स रहेगा? लिक्विड हाइड्रोजन। आगे बात करते हैं, नासा ने रिसेंटली आर्टेमिस 2 मिशन के अपने 4 एस्ट्रोनॉट के नाम अनाउंस किए थे, जिसमें अपने चारों के बारे में एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? पहले तो रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना हेमक कोच एंड जेरेमी हेंसन। ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे इनमें 3 तो नासा से हैं, एक कैनेडियन स्पेस एजेंसी से है जिनका नाम है जेरेमी हेंसन। जो क्रिस्टीना हेमक है वो पहली फीमेल है। इसके बाद जो विक्टर ग्लोवर है ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन होंगे जो स्पेस में जाएंगे। जेरेमी हेंसन पहले कैनेडियन होंगे और पहले नॉन अमेरिकन होंगे जो कि लूनर मिशन पर जाएंगे। आर्टेमिस 2 क्या है? लूनर मिशन है, मून पे जाएगा। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं।
और जो आर्टेमिस 2 मिशन है ये 1972 के बाद 50 साल बाद ऐसा मिशन है जो मून के अराउंड जाएगा। जो 1972 में गया था उसका नाम था अपोलो प्रोग्राम। आगे बात करते हैं जूस मिशन की, जिसकी फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ये जो मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जो कि जुपिटर और जुपिटर के 3 सबसे बड़े मून वो एक्सप्लोर करेगा। क्या नाम है उनके? यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमेड। इसका काम क्या है कि ये देखेगा कि स्पेस में लाइफ है या नहीं है और जुपिटर का क्या ओरिजिन है, और इसको नियरली 8 इयर्स लगेंगे जुपिटर तक पहुंचने के लिए। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा पहला मिशन है जो कि एक प्लैनेट के मून्स को भी वहां पर उसकी प्रोब करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। मून अर्थ के अलावा, अर्थ का तो मून के लूनर मिशन तो जाते ही है, लेकिन अर्थ के अलावा ऐसे पहला मिशन है जो किसी और प्लैनेट के मून को इन्वेस्टिगेट करेगा। आगे बात करते हैं फिनलैंड की, जो कि लेटेस्टली जिसने रिसेंटली नाटो को ज्वाइन किया है। नाटो की क्या फुल फॉर्म है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। इसमें 31 मेंबर्स हैं जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वाशिंगटन ट्रीटी के अंडर ये स्टैब्लिश हुआ था 1949 में। किस किसने स्टैब्लिश किया था? यूएस ने, कनाडा ने और बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने, सो दैट जो सोवियत यूनियन थी उस टाइम पे, यानी सोवियत यूनियन क्या थी? यूएसएसआर, जो कि अभी बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया और बहुत सारे कंट्रीज में डिवाइड हो गया। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो नाटो का मेन एम यही था। इसी वजह से जो नाटो है अभी रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। एम क्या है? जो इसके मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। और अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली चाइना की एक कंपनी ने पहला लिक्विड फ्यूल्ड कमर्शियल रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है टियानलोंग 2। आपको इसका नाम ध्यान में रखना है, क्या इसका पावर सोर्स है, कौन सी कंपनी ने किया है? चाइना ने। अगर कंपनी का आप याद रख लो, नाम बहुत अच्छा है, उसका नाम है स्पेस पायनियर, तो आपको ध्यान रखना है। और तियानलोंग को स्काई ड्रैगन 2 के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं जर्मनी की, जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो जर्मनी में बचे हुए न्यूक्लियर प्लांट थे वो भी जर्मनी अभी बंद कर देगा। और इसके जो ग्रीन एम्बिशंस है कि एटॉमिक पावर के बिना ग्रीन एम्बिशंस को फुलफिल करने का एक फाइनल इसका स्टेप है। इसके साथ एक और कंट्री है जिसने यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर ओपन किया है। वो न्यूक्लियर प्लांट है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या नाम है इस रिएक्टर का? ओल्किलुओटो 3 रिएक्टर, जिसकी 1600 मेगावाट कैपेसिटी है। और इस टाइम पे जब रशिया से पावर सप्लाई काफी कट हो गई है, तो फिनलैंड को और बाकी यूरोप को बहुत हेल्प मिलेगी पावर सप्लाईज में। और इसके साथ साथ जो ये प्लांट होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, ये फिनलैंड के कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स को भी अचीव करने में उसकी हेल्प करेगा। आगे बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने लेटेस्ट रिसेंटली एक ओफेक 13 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ओफेक 13 सैटेलाइट क्या है? एक स्पाई सैटेलाइट है। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने। आगे है बहरीन। बहरीन इसलिए न्यूज में था क्योंकि बहरीन एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है गोल्डन लाइसेंस नाम का, जिसके अंडर जो भी कंपनीज जॉब्स क्रिएट करेंगी उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। तो जॉब क्रिएशन के साथ रिलेटेड है गोल्डन लाइसेंस, ध्यान रखना है बहरीन। आगे बात करते हैं ताजिकिस्तान और अजरबैजान की, जिनको रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि जो इनमें लास्ट केस थे मलेरिया के, ताजिकिस्तान में 2012 में आया था और अजरबैजान में 2014 में आया था। तो जो मलेरिया है ये एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कीनिया की, जिसने 10 अप्रैल को अपना पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम क्या है? टाइफा 1, और ये पूरी तरह से कीनिया के इंजीनियर्स ने ही डिजाइन किया है और डेवलप किया है। आगे बात करते हैं घाना, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ये ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसको एक नए मलेरिया वैक्सीन के लिए अप्रूवल मिल गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेजर कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे भी पहले एक छोटे देश ने मलेरिया वैक्सीन के लिए अप्रूवल लिया है, तो इट्स अ ह्यूज डील।
तो नाम ध्यान में रखना है, घाना अफ्रीकन नेशन है। ये जो वैक्सीन है ये 3 साल से छोटे बच्चों के लिए यूजफुल होगा, वहां उनके लिए ये डेवलप किया गया है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आगे है स्टेट न्यूज। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम के बिहू डांस ने हिस्ट्री क्रिएट की है और असम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री मिली है, क्योंकि एक ही वेन्यू पे 11,000 से भी ज्यादा डांसर्स और ड्रमर्स ने बिहू डांस परफॉर्म किया था और साथ में ढोल प्ले किया था। ये जो परफॉर्मर्स थे, कहां पर इन्होंने ये परफॉर्म किया था? गुवाहाटी के सरू सजाए स्टेडियम पर। तो आपको ध्यान रखना है, बिहू के बारे में हमने डिटेल ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। आगे बात करते हैं दुनिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। वल्चर क्या होते हैं? जिनको आप हिंदी में जटायु बोलते हो, तो इसका नाम भी यही है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये कहां पर खुला है? इंडिया के यूपी के महरगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दुनिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर होगा जो कि एशियन किंग वल्चर की कंजर्वेशन पे काम करेगा। एशियन किंग वल्चर की अगर आप बात करें स्टेटस की, तो ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे है हरियाणा। इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हरियाणा के रेलवे नेटवर्क की अचीव कर ली है और ये इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बन गया है जहां पर 100% रेलवे लाइंस की, जो रेलवे नेटवर्क की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है पंजाब। पंजाब में रिसेंटली सीएम दी योगशाला प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंडर योगा के रिलेटेड मास अवेयरनेस, मास मूवमेंट होगी और कुछ शहरों में अभी पायलट बेसिस पर, कुछ शहरों में फ्री योगा ट्रेनिंग भी स्टार्ट की गई है। आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी लिस्ट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड किया है। तो अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी ओबीसी की तरह ही रिजर्वेशन मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट में। आगे है अंडमान एंड निकोबार, जहां पर इंडिया का अकेला ट्राई सर्विस ज्वाइंट यूनिट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसका काम क्या है कि सभी फोर्सेस में वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को फाइन ट्यून करना और ऑपरेशनल साइनर्जी, एक साइनर्जी बनाकर रखना। ये आप देख सकते हो तीनों फोर्सेस, एक ब्लू कलर से, एक व्हाइट कलर से और एक ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट की गई हैं और यहाँ पर इनके ऑफिसर्स भी हैं। ये भी एक्चुअली जो वहां उनके एम्प्लॉयज ही जिन्होंने क्रिएट किया था, बहुत ही सुंदर ये बनाया हुआ है। आगे हम बात करते हैं तेलंगाना की, जिसने कूल रूफ पॉलिसी अनाउंस की है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके छतों पर क्या लगाया जाएगा? सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट होगा, या टाइल्स लगाई जाएंगी या शीट्स लगाई जाएंगी, जिससे क्या है जो सनलाइट है, जो सन रेज है, जो हीट है, एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो छतें क्या रहेंगी? ठंडी रहेंगी। ये जो कूल रूफ पॉलिसी है ये अभी के लिए मैंडेटरी कर की है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, नॉन रेजिडेंशियल जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उनमें, और उसके लिए कोई एरिया नहीं मैटर करता, कितनी भी छोटी हो बड़ी हो, अगर वो कमर्शियल है या गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसमें जरूरी है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। इस लिस्ट में इंडिया से सिर्फ मुंबई ऐसा शहर है जिसको इस लिस्ट में जगह मिली है। ये वर्ल्ड का 19th बेस्ट सिटीज है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सबसे टॉप मोस्ट सिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जर्मनी की बर्लिन, और सेकंड पोजीशन है जेक रिपब्लिक की प्राग, और जापान की टोक्यो है थर्ड पोजीशन पर। आगे बात करते हैं केरला की। केरला के एराविकुलम नेशनल पार्क में पहली बार एक फर्न्स का एक फर्नेरियम सेट हुआ है। फर्न्स का जो फर्नेरियम है ये क्या है? ये एक हिल स्टेशन पर फर्न कलेक्शन इस्टेब्लिश की गई है। जो फर्न्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, आप बोल सकते हो प्लांट्स की तरह, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि बिना मिट्टी में ग्रो करते हैं और ये एपिफाइटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। केरला अगेन न्यूज में था क्योंकि ये ऐसी पहला राज्य बन गया है भारत का जिसने वाटर बजट अडॉप्ट किया है। वाटर बजट क्या है? ये हेल्प करेगा सोल्यूशंस लेके आने में कि जो पानी का मात्रा बोल सकते हो कम हो रहा है कुछ रीजन्स में, उसके लिए सोल्यूशंस लेके आएगा। तो वाटर बजट कौन सी स्टेट ने पे किया है? केरला ने। केरला में ही इंडिया का पहला वाटर मेट्रो भी लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू 10 आइलैंड्स को कनेक्ट किया गया है एक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट से। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज भी। और इसकी फंडिंग किसने की है? एक तो केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने और
जर्मनी की एक कंपनी KfW ने। आगे है केरला के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बैटिंग फॉर बैट्स इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया है, जिसमें जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, उनके बारे में, उनकी वैल्यू, उनकी इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जो वैल्यू है, उनका जो बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में अवेयरनेस रेज की जाएगी। और लोगों में जो वहम है, एक मिथ है कि जो बैट्स है इनका तो जो रिलेशन है सिर्फ हॉरर जगह के साथ ही होता है, उसको भी लोगों को वो मिथ से निकालना कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका ने रिसेंटली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जस्टिस डिलीवरी में टॉप किया है। जस्टिस डिलीवरी के 4 पिलर्स होते हैं, कौन कौन से? पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। ये 4 बेसिस पर ये जो रिपोर्ट दी जाती है। इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु और थर्ड पर है तेलंगाना। आगे है हिमाचल प्रदेश, जो कि पहला ऐसा भारत का स्टेट बना है जहां पर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, जो डेड बॉडीज वगैरह जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी रीजन की वजह से, उनका एक DNA डेटाबेस बनाया जाएगा। तो ये भी पहली बार हो रहा है, ध्यान रखना है। आगे है कर्नाटका। कर्नाटका को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इंप्लीमेंटेशन के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर है बेंगलुरु, जहां पर इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करके। फिर है मुंबई, जहां पर एप्पल का आईफोन मेकर की पहला कंपनी ओन्ड स्टोर खुला है, ये जियो वर्ल्ड ड्राइव में खुला है। इसके बारे में भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी हमारे चैनल पे शॉर्ट सेक्शन में देख सकते हो, उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे है त्रिपुरा, जो कि बेस्ट स्टेट नॉर्थ ईस्ट में डिक्लेयर हुआ है ई प्रोक्योरमेंट के फील्ड में। इसके बाद है हैदराबाद, जहां पर सबसे लंबा स्टैचू डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का वहां पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि राम वंजी सूत्र और उनके बेटे अनिल राम सूत्र जी ने डिजाइन किया था। ये दोनों बहुत ही रिनाउंड स्कल्पचर्स हैं, जिन्होंने यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। फिर है केरला। केरला ने जो रिसेंटली 2022-23 में GI टैग्स मिले हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, सबसे ज्यादा जो किस स्टेट को मिले हैं? केरला को। अब हम एक लिस्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स की, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सबसे पहला है बनारसी लंगड़ा मैंगो, यूपी का, बनारस का। बनारसी पान, ये भी वाराणसी का, यूपी का। फिर है ब्रिंजल बैंगन, जिसको रामनगर बनता बोलते हैं, ये यूपी का। फिर आदमचीनी चावल, आदमचीनी राइस, ये भी यूपी के। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बसोहली पेंटिंग, लद्दाख की लद्दाख वुड कार्विंग और लद्दाख के शिंग्स, बिहार के मिर्ची राइस या मिर्चा राइस, मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग्स, मध्य प्रदेश की शरबती वीट, इनकी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की डिंडोरी की रोड आयरन क्राफ्ट, उज्जैन की बटिक प्रिंट, ग्वालियर के हैंडमेड कारपेट, जबलपुर के स्टोन क्राफ्ट और बेड़ा घाट वहां पर है, एक घाट है वहां का स्टोन क्राफ्ट, मध्य प्रदेश के सुंदरजा मैंगो और मुरैना की गच्चक, जो चिक्की जिसको कई रीजन में बोलते हैं, तमिलनाडु के कुंभम ग्रेप्स, छत्तीसगढ़ का नगारी दुबराज, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, कांगड़ा टी। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज की। सबसे पहले है H3N2, जिसको बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पहली बार चाइना में एक डेथ रिपोर्ट हुई है H3N8 के बारे में। आज तक कोई भी डेथ नहीं रिपोर्ट हुई थी, लेकिन इससे पहले एक केस था जो लास्ट ईयर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन डेथ पहली बार अनाउंस हुई है या रिपोर्ट की गई है। जो H3N8 बर्ड फ्लू है, ये बेसिकली हॉर्सेस, डॉग्स और सील्स को इन्फेक्ट करता है। बर्ड्स में बहुत कॉमन है, लेकिन कोई इतनी आप बोल सकते हो कि ह्यूमंस में इसके डिजीज का ट्रांसमिशन ज्यादा नहीं देखा गया था पहले। कुछ मैमल्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ह्यूमंस में बहुत रेयर है, और पिछले 2 साल तक तो कोई इसकी हिस्ट्री नहीं थी, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे है रकून स्टीलर। अब रकून एक माउस की तरह होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर पूछ लिया कि रकून स्टीलर क्या है। तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर है, जैसे एंटीवायरस होता है वैसे मालवेयर है, जो कि ईमेल के द्वारा डिलीवर करके आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है।
इसको रिसेंटली कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटीज को टारगेट किया गया इसके थ्रू, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की और आईटी डिपार्टमेंट की। ये इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर है जो इसके थ्रू सेंसिटिव डेटा को कैप्चर करने की, असेस करने की आप बोलते हो कि यूज किया जाता है। आगे है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके रिलेटेड है? प्लास्टिक की स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी कि प्लास्टिक को ऐसे कुछ चीज में बदल दिया जाए कि वो नेचुरली जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो ये प्लास्टिक के पॉलीमर जो इंटरनल उसका एक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसको चेंज करता है वैक्स लाइक मटेरियल में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर लेते हैं और वेस्ट को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। आगे है व्हीट ब्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली साउथ अमेरिका की गेहूं की क्रॉप में एक फंगस देखी गई है, मैग्ना पोर्थे ओरिजिए, जिसकी वजह से व्हीट ब्लास्ट डिजीज पूरी दुनिया में बोला गया है कि वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। ये एक फंगल डिजीज है व्हीट ब्लास्ट, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में व्हीट प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। इसका कॉज क्या होता है, कौन इसका जो जिम्मेवार कौन है? मैग्ना पोर्थे ओरिजे पैथोटाइप है एक ट्रिटिकम। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नाम है मैग्ना पोर्थे ओरिजे पैथोटाइप ट्रिटिकम। इसके अलावा अगर देखा जाए कि एशिया में ये पहले कभी आया है, तो ये 2016 में बांग्लादेश में इसका पहला आउटब्रेक देखा गया था। आगे बात करते हैं लूपेक्स की। लूपेक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जो इंडिया और जापान लॉन्च करेंगी। इसमें क्या किया जाएगा? जेक्सा और इसरो दोनों मिशन ये लॉन्च करेंगी, ये देखने के लिए कि मून का जो पोलर रीजन है, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन अर्थ का, तो वैसे ही जो मून का पोलर रीजन है वहां पर पानी की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए जो इसका लॉन्च व्हीकल होगा वो जापानीज रॉकेट होगा, जो इसका लैंडर होगा वो इसरो इंडिया की जो एजेंसी है वो डेवलप करेगी, जो रोवर है वो जेक्सा जापान की एजेंसी करेगी, और जो इसका लैंडिंग पॉइंट है, कहां पर लैंड करेगा? मून के साउथ पोल में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे है वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल अभी मिला है, कहां पर? मैक्सिको में। तो क्या होता है ब्लू होल? अंडर वाटर, पानी के नीचे एक बहुत बड़ा सिंक, आप बोल सकते गड्ढा बन जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, कितने शहर बन जाते हैं, इतना बड़ा होता है। सबसे पहले ये 11,000 साल पहले देखा गया था। माना जाता है कि 11,000 साल पहले ये लाइमस्टोन के इरोजन से बना है। इरोजन जैसे आप, सबसे इजी एग्जांपल होती है सॉइल इरोजन की, जैसे मिट्टी को हवा उड़ा सकती है, पानी साथ में ले जाता है, वैसे ही लाइमस्टोन की आप बोल सकते हैं इरोजन से ये हुआ। और पहला डीपेस्ट ब्लू होल कहां पर देखा गया था? 2016 में साउथ चाइना सी में। अब दूसरा है मैक्सिको में, बिल्कुल दूर, कितनी दूर है, ऑपोजिट आप बोल सकते हो। तो ये पिक्चर भी मैंने लगाई हुई है सो दैट आपको पिक्चर से ध्यान में आ जाए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल न्यूज की। रिसेंटली आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टाइगर सेंसस की फिगर्स रिलीज की हैं। टाइगर सेंसस 4 साल बाद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंसस है इंडिया का। और इसके साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल भी कंप्लीट हुए हैं, उसको भी कमेमोरेट किया गया कर्नाटका के मैसूरू में। इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस भी लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, जिसके अंडर दुनिया की जो 7 मेजर बिग कैट्स हैं, मेजर सभी नहीं, मेजर बिग कैट्स, उन पे उनकी कंजर्वेशन पे काम किया जाएगा। कौन कौन सी? टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, पुमास, जैगवार्स एंड चीतास। लेकिन इंडिया में सिर्फ 5 ही मिलती हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जो फिगर्स हैं, डेटा है 5th साइकिल का, इंडिया के 5th टाइगर सेंसस का, इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में टाइगर्स के नंबर है वो है 3167, जो कि पिछले 4 सालों में 200 इंक्रीज हुआ है, और परसेंटेज में देखा तो 6.7% ये आप बोल सकते हो इंक्रीज हुआ है। आगे बात करते हैं, नासा ने एक टेम्पो मिशन लॉन्च किया है, जिसका क्या काम होगा? एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होगा। ये स्पेसएक्स रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है। क्या है ये? हाई रेजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, टेम्पो। फुल फॉर्म क्या है इसकी?
ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, और ये पहला स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाएगा, और ये नॉर्थ अमेरिका में डे टाइम में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे है यूपी। यूपी की सुहेलवा सेंचुरी में पहली बार एक फोटोग्राफिक प्रूफ मिला है टाइगर का। तो इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है कि यहाँ पर शायद टाइगर हो सकता है। ये एक नया एरिया है जहां पर टाइगर का एविडेंस मिला है पहली बार। तो आपको ये पूछ सकते हैं सुहेलवा सेंचुरी न्यूज में थी, कहां पर है? आंध्र प्रदेश क्यों न्यूज में था? क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि आंध्र प्रदेश की दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसको जल्दी ही टाइगर रिजर्व की तरह अनाउंस किया जाएगा। और इसकी वजह से वहां की एक कबीला है, एक ट्राइब है इडुमिश्मी, उनमें बहुत आप बोल सकते हो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका जो एक्सेस है जंगल से वो डिस्टर्ब होगा। तो आपको इडुमिश्मी ट्राइब कौन से रीजन की, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है, इन्होंने एक जो ISFR 2021 की जो रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 1540 स्क्वायर किलोमीटर 2019 से 21 के बीच में, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, जो अभी फॉरेस्ट एरिया है, टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 21.71% है। जो ये रिपोर्ट है इसका क्या नाम है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका कहां पर है? ये देहरादून में। आगे बात करते हैं, आपको एक स्पीशीज ध्यान में रखनी है, टोक मकाक्स। ये क्यों न्यूज में थे? ये गोल्डन कलर, ब्राउन कलर के मंकी है जो कि श्रीलंका में एंडेमिक है। एंडेमिक क्या होता है? वहीं पर मिलते हैं एक स्पेसिफिक रीजन में। ये क्यों न्यूज में थे? ये श्रीलंका में किसानों का काफी लॉस कर देते हैं, तो वहां पर इसका सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। चाइना ने श्रीलंका को बोला कि आप हमें ये बेच दो टोक मकाक्स। तो लोगों में प्रोटेस्ट हो रहा है कि अगर आप इनको बेचोगे तो शायद इन पे टेस्टिंग वगैरह की जाएगी, तो इनके साथ टॉर्चर होगा, तो ऐसा नहीं करना। तो इसी वजह से न्यूज में थे। स्पीशीज काफी जो कॉमनली पूछी जाती है, आप यहाँ पे न्यूज़पेपर से देख सकते हो, यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है कि एंडेमिक टू द श्रीलंका, तो आपको ध्यान रखना है। आगे है मैंग्रोव पिटस। इसका सबसे पहला सेंसस हुआ है। एक बर्ड है जिनकी यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, कहां पर? उड़ीसा के 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। इंडिया में अगर देखें तो ये ईस्टर्न इंडिया के कुछ कुछ एरिया में मिलते हैं, जिसमें उड़ीसा का भितरकनिका और वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस भी हैं। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो वहां पर ये बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड में मिलता है। और इसका IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थे, इनके रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है। फर्स्ट है कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। इसको हम मैप्स के थ्रू भी देख चुके हैं वीकली करंट अफेयर्स में। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की। इंडिया का रिसेंटली वर्ल्ड के मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में 77th रैंक रहा है। कौन रिलीज करता है? ये वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और अगर रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल कंट्री है वो है वेनेजुएला, सेकंड नंबर पर है पापुआ न्यू गिनिया और थर्ड पर है साउथ अफ्रीका। लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की अगर बात करें तो वो है टर्की, जर्मनी एंड जापान, जिनकी जो रैंक है 92nd, 100th एंड 135th है। बस आपको जो टॉप पर है वो ध्यान रखने हैं, और इंडिया की रैंकिंग 77 और कौन रिलीज करता है। अब बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया है, इसमें टॉप पर कौन है? सिंगापुर, सेकंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है जर्मनी, और इंडिया का कितना रैंक है? 38, जो कि इम्प्रूव हुआ है। पहले कितना था इंडिया का रैंक? 44। अगर आपने वीकली करंट अफेयर देखी आपको ध्यान होगा
इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है 6 पोजीशन से, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की 2023 की, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो आप इंडिया की बात करो, ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स इंडिया में है। सबसे ज्यादा है यूएसए में, दूसरे नंबर पर है चाइना में और 3rd पर है इंडिया में। इंडिया में टोटल है 68 यूनिकॉर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर इंडिया के यूनिकॉर्न्स की बात करें तो बाइजूस है जो वो टॉप पर है, और इसके बाद ड्रीम 11 है और उसके बाद स्विगी है। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? एक स्टार्टअप होते हैं जो कि 2000 के दशक में स्टैब्लिश हुए और जिनका जो वैल्यूएशन है वो है 1 बिलियन से 1 बिलियन या उससे ज्यादा यूएस डॉलर उसकी वैल्यूएशन है। आगे बात करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स की। इसमें इंडिया का जो रैंक है 144 है, जो कि नीचे गिरा है 6 प्लेसेस। तो पहले इंडिया का कितना रैंक था? 138, अब कितना हो गया? 144। पासपोर्ट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आर्गन कैपिटल, और ये टोटल 199 कंट्रीज के पासपोर्ट्स को रैंक करती है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट की, जो कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिलीज करती है, आईरेना। इसके अंडर इसने क्या बताया है कि इंडिया का वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा राइज कर रहा है, उस मार्क में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। आईरेना क्या है? एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देशों को मदद करती है सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर डेवलप करने में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? अबू धाबी यूएई में। बस आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। आगे बात करते हैं फोर्ब्स लिस्ट 2023 की, जिसके बारे में भी हम शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे जो टॉप पर वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट की टॉप पर कौन है? हमने जो 5 डिस्कस किए थे, कौन कौन से टॉप पर है? बर्नार्ड अर्नोल्ड, उसके बाद है इलॉन मस्क, उसके बाद है जेफ बेजोस और उसके बाद है लैरी एलिसन। तो ये कौन कौन सी कंपनीज के ओनर है हम शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो स्पेशल ध्यान रखना है मुकेश अंबानी जी का, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। ये दोबारा से एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, एशिया के। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट की बात करें तो ये 9 नंबर पर है। अगर कंट्रीज की बात करें कि कौन से देश में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं, तो सबसे ज्यादा बिलियनियर्स अमीर आदमी है यूएसए में, दूसरे नंबर पर है चाइना में, तीसरे नंबर पर है इंडिया में, चौथे नंबर पर है जर्मनी में और 5वें नंबर पर है रशिया में। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो जो विजडन क्रिकेटर्स अल्मानाक एक लिस्ट रिलीज करती है टॉप 5 क्रिकेटर्स की, उसने 2022 की ये लिस्ट की है, जिसमें इंडिया से पहली वुमेन क्रिकेटर को जगह मिली है। उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सूर्य कुमार यादव को भी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की पोजीशन मिली है। इसके अलावा जो बेस्ट क्रिकेटर हैं पूरे वर्ल्ड के, वो है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है अमंग द मेल प्लेयर्स कौन बेस्ट है, इंडिया के कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, जिसको FIA वर्ल्ड कप फाइनल्स 2024 के लिए फ्लैग मिल गया है, झंडी मिल गई है। जो सऊदी अरेबिया है, इसने जो फेडरेशन इक्वेस्ट्री इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का इनको परमिशन मिली है, जो 2024 अप्रैल में होस्ट होंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में ये जो रीजन है वहां पर ये इवेंट होने वाला है। तो इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। जो ये FIA है, ये एक एनुअल इंटरनेशनल कंपटीशन है जो कि शो जंपिंग हॉर्सेस और राइडर्स के बीच में होता है। आगे बात करते हैं, जो स्पेन के मैड्रिड में स्पेन मास्टर्स 2023 हुआ था, उसमें जो PV सिंधु को हराकर टॉप पोजीशन जिन्होंने हासिल की, उनका नाम है ग्रिगोरिया मरिस्का टुंजुंग, जो कि इंडोनेशिया से हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अगेंस्ट इंडिया की प्लेयर थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं PV सिंधु सेकंड पोजीशन पर है और फर्स्ट पोजीशन पर है इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मरिस्का टुंजुंग। आगे बात करते हैं भगवानी देवी जी के, जिनको इंडिया की स्प्रिंटर दादी के नाम से जाना जाता है। ये 9th
25 ईयर ओल्ड हैं जो कि एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, जिन्होंने रिसेंटली पोलैंड में एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। किस किस में? 60 मीटर रनिंग में, शॉर्ट पुट में, डिस्कस थ्रो में। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है ये। आगे बात करते हैं इंडिया के प्रियांशु राजावत की, जिन्होंने अपना पहला मेंस सिंगल टाइटल जीता है। ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? बैडमिंटन से, जिन्होंने रिसेंटली डेनमार्क के एक प्लेयर मैग्नस जॉनसन को हराकर अपना पहला मेंस सिंगल टाइटल जीता है फ्रांस के ऑर्लियंस मास्टर्स में। ये इनका पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल था, आपको ध्यान रखना है। और ये इंडिया के जो थॉमस कप की इंडिया की बैडमिंटन टीम विनर थी उसके भी पार्ट थे। ये उनकी पिक्चर है यहाँ पे। आगे बात करते हैं फीफा रैंकिंग्स की। तो फीफा के अकॉर्डिंग जो फुटबॉल टीम्स की रैंकिंग रिलीज हुई है, सबसे टॉप पर है अर्जेंटीना की टीम, सेकंड पर है फ्रांस की टीम, थर्ड पर है ब्राजील की टीम, फोर्थ पर है बेल्जियम की टीम, फिर इंग्लैंड, फिर नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पोर्टुगल एंड स्पेन। आपको कम से कम ये 3 तो याद होनी चाहिए। आप ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल एक वो याद कर लो, AFB, जैसे IFB नाम की कंपनी है ना जिनकी वॉशिंग मशीन आती हैं, तो आई की जगह AFB, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील। रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि जो फीफा का अंडर-20 वर्ल्ड कप था वो इंडोनेशिया होस्ट नहीं करेगा, उसको अर्जेंटीना होस्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फीफा का अंडर-20 वर्ल्ड कप है 2023 का, वो कहां पर होगा? अर्जेंटीना में। और ये अर्जेंटीना का पहला अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2001 में पहले भी होस्ट किया था। तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कमेटीज की। कमेटीज बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट है जो हमारे फॉर्मर CEO थे नीति आयोग के, अमिताभ कंत जी। तो अमिताभ कंत कमेटी किसके रिलेटेड है? ये जो कमेटी 14 मेंबर की एक सेट की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जो कि ये देखेगी कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है जो टाइम पर नहीं कंप्लीट होते और लोगों को नहीं दिए जाते, उनके सोल्यूशंस देखेगी, रीजंस। और इसमें अमिताभ कंत जी जो है वो चेयरमैन है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे ऑफिशियल्स इसके मेंबर हैं। आगे है टीवी सोमनाथन कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेट की है नेशनल पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए। आपको कमेटी का नाम, रिलेटेड डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री और उसका मैंडेट, तीनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आगे है जस्टिस BS चौहान कमेटी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेटअप की है, एक पैनल बनाया है। वो क्या करेगा? जो एडवोकेट्स हैं उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन के बारे में काम करेगा रिलेटेड। आगे बात करते हैं किरित पारेख कमेटी की। किरित पारेख कमेटी किसके रिलेटेड है? जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस है उसकी प्राइसिंग मॉडल के रिलेटेड। किरित पारेख कमेटी का जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसिंग मॉडल था, गवर्नमेंट ने उसको ध्यान में रखते हुए चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग मॉडल पे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। सबसे पहले जो फ्रेंच सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड, जिसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बोलते हैं, और फ्रेंच में इसको क्या बोला जाता है? शिवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। आई एम सॉरी, मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मैंने आपको जस्ट ऐसे प्रोनाउंस करके दिखा दिया। अगर आपको एग्जाम में आएगा, ताकि आप देख के पढ़ के सुन सको कि वहां पर किसी ने गलत प्रोनाउंस किया था वीडियो में, तो आपका क्वेश्चन ना गलत हो। मेन पर्पस क्या है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये एक हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है, जो कि शिव नडार जी की वाइफ को मिला है, जिनका नाम है किरण नडार, क्योंकि वो फिलेंथ्रोपी में, चैरिटी में और आर्ट कलेक्टर हैं, उसी के बारे में, उन्हीं इसी फील्ड के बारे में उनको मिला है। शिव नडार जी जो कि HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं। ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हो। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स 2023 की, जो कि मिला है CR राव जी को, जिनका पूरा नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव, जो कि इंडियन अमेरिकन स्टेटिस्टिशियन है। और ये जो अवार्ड है, जो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स है, ये जो नोबेल प्राइज होते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसी के इक्विवेलेंट माना जाता है स्टेटिस्टिक्स में। आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, जो कि पोलैंड का हाईएस्ट अवार्ड है। ये किसको मिला है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। इस वजह से क्योंकि उन्होंने रशिया के अगेंस्ट सिविल वॉर में बहुत हौसले से, बहुत हिम्मत से काम किया है,
और इन्होंने जो अपने लोगों की सिक्योरिटी, रेजिलियंस और ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने में काफी काम किया। आगे है डिफेंस एक्सरसाइजेस। सबसे पहले है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, बलिकटन या फिर शोल्डर टू शोल्डर। किसकी है ये, यूएसए और फिलीपींस की, और ये सबसे बड़ी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स हैं। आगे बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की 3 एक्सरसाइज की। पहली है ग्रीस के साथ इन्यूकॉस 23, उसके बाद है एक्सरसाइज कोऑप इंडिया यूएसए के साथ, उसके बाद है फ्रांस के साथ एक्सरसाइज ओरियन। आगे है स्लीनेक्स जो कि इंडिया और श्रीलंका की है। श्रीलंका के कोलंबो में ये हुई इसका 10th एडिशन हुआ, और ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, आपको ध्यान रखना है। फिर है एक्सरसाइज वायु प्रहार जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली कंडक्ट की है। ये एक मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है। एयर लैंड, आर्मी भी का इसमें पार्टिसिपेट करती है और एयरफोर्स भी, तो आपको ध्यान रखना है वायु प्रहार। आगे है एक्सरसाइज कॉन्कन जिसमें इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने पार्टिसिपेट किया है, और ये अरेबियन सी में हुई है, अरेबियन सी के कॉन्कन कोस्ट में। अब है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले है प्रवाह। प्रवाह की क्या फुल फॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्यों किया है, कि जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। आगे है एक्सिस बैंक ने रिसेंटली माइक्रो पे लॉन्च किया है, जो कि कंट्री का पहला पॉकेट साइज स्वाइप मशीन है। पॉकेट साइज स्वाइप मशीन कैसे, जैसे आप अगर शॉपिंग करने जाते हो, आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो ना, तो वैसे ही ये छोटा सा स्वाइप मशीन है जो कि पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये मर्चेंट का, किसी भी ट्रेडर का स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की तरह कन्वर्ट कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी मशीन किसने लॉन्च की है। आगे है इरडाई जो कि इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसने LIC, GIC-RE एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस एश्योरेंस को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया है। पहले भी ये रह चुके हैं DSII, RBI भी ऐसे ही DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक रिकॉग्नाइज करता है, और इरडाई DSII। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन है 2022-23 की, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब है बुक्स एंड ऑथर्स। सबसे पहले है डॉक्टर MA हसन जी की वॉर एंड वुमेन, जो कि बंगाली वुमेन पर जो भी एट्रोसिटीज हुई, उन्होंने सफर किया 1971 की वॉर के टाइम, उस पर लिखी गई है, और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये 52nd एडिशन में रिलीज की गई स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आगे है काउंटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड रीजन ऑफ एम्पायर, जो कि नंदनी दास जी ने लिखी। ये इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। इन्होंने थॉमस रो जो कि ब्रिटिश के साइड से इंडिया में आए थे, मुगल एम्परर जहांगीर की कोर्ट में, उनके 4 ईयर मिशन, जो उनका 4 साल का मिशन था, उसके बारे में बात की गई है। ये आप टाइटल देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट बुक है द बीटल एंड द मनी बग, बैंक बाजार गाइड टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड, जो कि अदिल शेट्टी एंड AR हेमंत ने लिखी है। आगे है सचिन एट 50। ये हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी की 50th बर्थडे पर रिलीज की गई है, जो कि बोरिया मजुमदर ने लिखी है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है। आगे है क्रॉस कोर्ट, जो कि लेजेंडरी टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने अपनी टेनिस की जो जर्नी है उसके बारे में इस बुक में लिखा है। अब बात करते हैं ऑबिचुअरी। आगे बात करते हैं प्रकाश सिंह बादल जी की, जो कि फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर थे। ये 5 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये पार्टी के अपने प्रेसिडेंट भी रहे 1995 टू 2008 श्रोमणी अकाली दल के। इनको पद्म विभूषण भी मिला था 2015 में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये 1970 में यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर बने थे, और ये 9 बार MLA रहे हैं। सबसे पहली बार ये MLA बने थे 1957 में। आगे बात करते हैं कौर सिंह जी की, जो कि सिख
आर्मी के सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, वहां से थे। उन्होंने आर्मी के बाद जो अपना बॉक्सिंग का जो करियर था वो स्टार्ट किया। इन्होंने रिसेंटली हैदराबाद चैंपियनशिप में भी कोच किया था वहां के प्लेयर्स को। ये पहले ऐसे सिख रेजिमेंट के मेंबर थे जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इन्होंने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सलीम अजीज दुरानी जी की। ही रिसेंटली पास्ड अवे। ये अकेले ऐसे इंडिया के टेस्ट क्रिकेटर थे जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और सबसे पहले क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो आपको इनकी यहाँ पर इमेज भी दिख रही है। आगे है डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी जो जिनके रिसेंटली देहांत हुआ है। ये बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर फाइटर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पेशे से ये हेल्थ एक्टिविस्ट थे, डॉक्टर थे। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है इन द कम्युनिटी लीडरशिप कैटेगरी और राइट लाइवलीहुड प्राइज भी मिला था इनको 1992 में, जो इन्होंने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम किए थे। अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की इंपॉर्टेंट डेज की। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल का इसका थीम था कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में जो लोग ऑटिज्म से सफर करते हैं उनको बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है जिसका इस बार का थीम था हेल्थ फॉर ऑल। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए। इसके बाद है सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। जो भी एलिफेंट्स हैं वो जो थ्रेट्स फेस करते हैं, कोई चैलेंजेस फेस करते हैं सर्वाइव करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। उसके बाद है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी अगर किसी को है तो वो ब्लड उस इंसान का ब्लड जल्दी से क्लॉटिंग नहीं कर सकता कि वो ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। इसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। इसको इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी बोला जाता है जो कि हर साल यूनेस्को की सपोर्ट से मनाया जाता है। इस साल का थीम था हेरिटेज चेंजेस, जिसने क्लाइमेट एक्शन की वजह से जो इश्यूज आते हैं कल्चर हेरिटेज के रिलेटेड उसके बारे में फोकस। आगे बात करते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे की जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। जो सिविल सर्विसेज थी इसकी फाउंडेशन इंडिया में वॉरेन हेस्टिंग ने रखी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे उन्होंने काफी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे सिविल सर्विसेज में, तभी इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। 21 अप्रैल का दिन क्यों रखा गया? क्योंकि इस दिन हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के प्रोबेशनर्स थे उनको एड्रेस किया था 1947 में, और उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की तरह रेफर भी किया था। आगे है वर्ल्ड मलेरिया डे जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है मलेरिया के एलिमिनेशन, कंट्रोल और प्रिवेंशन के बारे में अवेयर करने के लिए। इस साल का थीम था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी हम क्विज पोस्ट करते हैं, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। See you soon in the next video. Have a nice day.